चौथा लेक्चर आपका शुरू होने जाने वाला है। इसमें अक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या आएगा इस लेक्चर में। अक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की है, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव क्या है, उदाहरण समेत। पैसिव में नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव, ये क्या है। अब ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्लासिफाई करने का और एक तरीका है कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ बी सेल और बी लिम्फोसाइट। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी माने सेलुलर इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट। इस प्रेजेंट लेक्चर में ये दो क्लासिफिकेशन आएंगे साथ में। बी सेल जिनकी बदौलत एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है, टी सेल जिनकी वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। यहां तक हमारा लेक्चर होगा। तो अब पहले इंट्रोडक्शन। अक्वायर्ड इम्युनिटी म्हणजे काय, तर आपल्या प्रत्येकाकडे दोन प्रकारची रोगप्रतिकारक क्षमता असते। एक जी आई वडिलांकडनं आपल्याला आली, इनेट, आणि एक जे तुम्ही 17-18 वर्षात स्वतः प्राप्त केली आहे, दॅट इज अक्वायर्ड। तो डेफिनेशन, अक्वायर्ड इम्युनिटी इज the immunity which a person acquire in their lifetime. Why it is called specific defense? Because it is due to formation of specific antibody against antigen. तो बाहरी चीज जो हमारे अंदर आती है, that is antigen, और लड़ने के लिए हम जो प्रोटीन बनाते हैं, दैट इज एंटीबॉडी। तो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए हमें बनानी पड़ती स्पेसिफिक एंटीबॉडी, इसीलिए इसका नाम है स्पेसिफिक डिफेंस। इट इज कॉल्ड एडाप्टिव इम्यूनिटी। ऐसा इसलिए कि जितने वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट से आप एक्सपोज होंगे, खेत खलिहान, बाहरी गांव, बाहरी प्रदेश, जितने वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट में आप जाओगे उतनी आप अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज अडॉप्ट करोगे, इसीलिए इसका नाम है एडाप्टिव इम्यूनिटी। अब अक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन हो गई। अब उसके मैं कैरेक्टर बताता। अक्वायर्ड इम्यूनिटी का पहला कैरेक्टर है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट, नॉट इन इनवर्टिब्रेट्स। मतलब पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल, मत्स्य वर्ग, मेंढक का वर्ग, सांप मगर वगैरह का वर्ग, पंछी और स्तनधारी प्राणी, इन्हें हम वर्टिब्रेट कहते। सिर्फ इन्हीं को मिली है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा कैरेक्टर, ये जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, it is a supplement to the protection given by innate immunity. याला तुम्ही समजून घ्या कि जो मेन इम्यूनिटी है वो इनेट है, और उससे अगर काम नहीं हुआ तो उसको जो सप्लीमेंट है वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है। जैसे मैंने कहा था कि एनाटॉमिकल बैरियर माने स्किन प्लस म्यूकस कोटेड इपिथेलियम ऑफ द फोर सिस्टम, फिजियोलॉजिकल बैरियर माने बॉडी सिक्रीशंस, एसिड इन स्टमक, फीवर, इंटरफेरॉन्स, ये दो बैरियर से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, पहला सुरक्षा चक्र। इसे कोई चीर के आ गया तो भी आप तक नहीं पहुंचेगा। अभी भी सेलुलर बैरियर माने फॅगोसाइटिक बैरियर, न्यूट्रोफाइल म्हणजे PMNL, NK सेल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेग,
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, मतलब शरीर पे जहां भी होती है इंजुरी या इंफेक्शन, तो 4 बातें तय है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड फीवर। इस प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को कहा गया इन्फ्लामेटरी बैरियर। तो सेलुलर आणि इन्फ्लामेटरी बैरियर इज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। पर उसे कोई चीर के आ गया तभी भी आप तक नहीं पहुंचता। पर सर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये तो इनेट इम्यूनिटी है। अब इसको सप्लीमेंट है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब तीसरा जो सुरक्षा चक्र है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो काम इनेट से नहीं हुआ उससे ये सप्लीमेंट्री है। जैसे आप पेपर सॉल्व करते हैं तो पेपर में जो भी 16 पेजेस वगैरह होते हैं 10वीं के 12वीं के बोर्ड के एग्जाम के, तो उससे काम नहीं हुआ तो आप लगाते सप्लीमेंट्री। तो वैसे इससे काम नहीं हुआ तो कुदरत ने हमें दी है सप्लीमेंट्री। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी का पहला कैरेक्टर वो हमारी खुद की है। दूसरा कैरेक्टर अक्वायर्ड इम्यूनिटी का वो सिर्फ वर्टिब्रेट में है। तीसरा वो मेन नहीं है, इट इज द सप्लीमेंट्री टू द इनेट इम्यूनिटी। अब चौथा कैरेक्टर देखो, अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्लो टू डेवलप, इट टेक्स अ टाइम, उसे समय लगता है। फर्ज करो कि आप गोलगप्पे खाते हैं, दुर्भाग्यवश वो अगर हाइजेनिक नहीं है और उसमें टाइफॉइड के बैक्टीरिया है, तो आज हमारे अंदर जब टाइफॉइड के बैक्टीरिया जाएंगे, मतलब एंटीजेन दुश्मन आएगा, तो आज ही एंटीबॉडी नहीं बनती, उसे समय लगता है। तो इट इज स्लो टू डेवलप। अगला कैरेक्टर है अक्वायर्ड इम्यूनिटी का, इट इज बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो सर फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या है? रिकॉल करो, ब्लड। तो हमने कहा कि ये जो हमारे अंदर 5 लीटर एवरेज ब्लड रहता है वो प्लाज्मा और कार्पसल है। छोड़ दो प्लाज्मा। कार्पसल 3 प्रकार के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। छोड़ दो आरबीसी क्योंकि उसका काम तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन ले जाना, CO2 लाना। छोड़ दो प्लेटलेट, उसका काम तो है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, इट इनिशिएट द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो अब बचा डब्ल्यूबीसी माने ल्यूकोसाइट, नॉट लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट। अब जो डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट, वो 2 प्रकार के हैं, 65% ग्रैन्युलोसाइट, 35% ए ग्रैन्युलोसाइट। तो जो 65% ग्रैन्युलोसाइट है उसमें न्यूट्रोफाइल जो सेल्यूलर बैरियर में आते, फिर एसिडोफिल, बैसोफिल, उनसे हमें अभी मतलब नहीं है। एक ग्रैन्युलोसाइट जो 35% है, उस ए ग्रैन्युलोसाइट में है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो हमें पकड़ना है लिम्फोसाइट। तो उन लिम्फोसाइट की वजह से हमें आपको मिली है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये हो गए अक्वायर्ड इम्युनिटी के कॅरेक्टर। तो अक्वायर्ड इम्युनिटी बद्दल तुम्हाला काय समजलं? व्हॉट नॉलेज यू गॉट नाउ अबाउट अक्वायर्ड इम्युनिटी? तो वन हु इज कॉन्सेंट्रेटिंग विल से कि सर पहले तो अक्वायर्ड इम्युनिटी हमने अपने खुद ने डेवलप की है, वो माता पिता से नहीं आई, वो लिम्फोसाइट्स की वजह से रहती, वो स्लो टू एक्ट रहती, वो स्पेसिफिक रहती, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी, वो सर हमारी मेन नहीं है, मेन तो इनेट है, ये तो सप्लीमेंट्री प्रोटेक्शन है, वगैरह वगैरह। अब ये जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है या स्पेसिफिक डिफेंस है जो लिम्फोसाइट्स की वजह से है, उसको आगे सीखना है। तो हमने अक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 कैटेगरी में डाला, या तो एक्टिव या तो पैसिव। तो सर व्हाट इज एक्टिव अक्वायर्ड?
एक लाइन रट लो, याद कर लो। जब भी शब्द आएगा एक्टिव तो कहना कि इट इज डेवलप्ड ड्यू टू एंट्री ऑफ एंटीजेन. सो ऍक्टिव्ह इम्युनिटी जी असते ना, ती आल्यावर एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की इट इज ड्यू टू एंट्री ऑफ एंटीजेन. एंटीजेन आला होता. और जो पैसिव है उसमें रट लो कि पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी. मतलब ये कोई एक स्टूडेंट है, इसके पास अक्वायर्ड इम्यूनिटी है. वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर एंटीजन आने से उसको प्राप्त हुई तो एक्टिव, और कहीं से रेडीमेड एंटीबॉडी उसने ली है, उसने नहीं बनाई, तो इट इज पैसिव. तो यहां आप कुछ बच्चे नोट्स भी लिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस बोर्ड पे जो भी लिखा रहता है वो समरी रहती है. तो उन बच्चों को मैं बताता कि आप एक्टिव जो है उसके नीचे लिख ही लो कि ड्यू टू एंटीजन, और पैसिव ड्यू टू रेडीमेड अँटीबॉडीज. म्हणजे कुठून तरी आपण रेडीमेड अँटीबॉडी दुसऱ्याच्या घेतल्या. अब ये एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजन, वो दो प्रकार की है. क्यों? अब वो एंटीजन नेचुरली आया था ड्यूरिंग इन्फेक्शन या फिर वैक्सीन के जरिए लिया था. अब हम लोग उदाहरण बताएंगे. और देखो, अ गुड एग्जाम्पल इज ट्वाइस बेटर दॅन अ गुड ॲडवाइस. म्हणजे एक चांगलं उदाहरण जर लक्षात ठेवलं तर चांगल्या सल्ल्यापेक्षा ते दुप्पट चांगलं असतं. आता एक चौथ्या वर्गातला विद्यार्थी है और ये चौथी क्लास के स्टूडेंट को तीसरी क्लास में चिकन पॉक्स हुआ था. म्हणजे चौथ्या वर्गातला एक पोरगा आहे, एक विद्यार्थी है, त्याला तिसऱ्या वर्गात काजण्या निघाल्या होत्या. तो जब उसको चिकन पॉक्स हुआ था तो वो वायरस उसके अंदर आया था. उसके शरीर पे फोड़े आया, उसको बुखार चढ़ा होगा, उसको तकलीफ हुई होगी. पर जब उसके अंदर वो वायरस आया तो वायरस आने के पश्चात उसने खुद ने एंटीबॉडीज भी बनाई और मेमोरी सेल्स भी बनाई. तो एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नेचुरल. तो ये जो नेचुरल रहती, इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन. फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स. अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? अब दूसरा एक बच्चा है जो चौथी क्लास का है. अब वो जो लड़का है जो चौथी क्लास का है, उसने तीसरी क्लास में चिकन पॉक्स के अगेंस्ट एक वैक्सीन लिया था. उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उसने वैक्सीन लिया था. तो ये वैक्सीन क्या रहता? तो रिमेंबर व्हाट इज वैक्सीन. वैक्सीन इज अ एंटीजेनिक प्रिपरेशन. मतलब डेड पैथोजन, आर्टिफिशियली वीकन पैथोजन माने अटेन्युएटेड, या उस पैथोजन के एंटीजेन्स या सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड्स. म्हणजे आता आपण म्हटलं टायफॉइडची वॅक्सीन म्हणजे काय? तो टायफॉइड ज्या बैक्टीरियामुळे होतो, साल्मोनेला टाइफी, तो वो मरे हुए बैक्टीरिया या जीवित पर कमजोर बैक्टीरिया या उस बैक्टीरिया के एंटीजन. एंटीजन का कंसेप्ट मैं अलग से बताऊंगा. सो मरे हुए बैक्टीरिया, जीवित पर कमजोर बैक्टीरिया माने अटेन्युएटेड पैथोजन,
या उस बैक्टीरिया के एंटीजेंस या फिर उस एंटीजन के जैसा सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड, ये 4th जनरेशन वैक्सीन में आता है, सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये उस बच्चे को तीसरी में दिया गया, तो जैसे ही उसके अंदर वो वैक्सीन आया, माने कमजोर पॅथोजेन आहे, म्हणजे आपण मराठीत म्हणू शकतो गंमतचा दुश्मन आला, खरोखरचा नाही। पहिला जो विद्यार्थी होता त्याला खरोखरीच्या काजण्या निघाल्या होत्या, त्याला इन्फेक्शन झालं होतं। पण हा जो दुसरा विद्यार्थी आहे त्यानं 3ऱ्या वर्गात वॅक्सीन घेतलं होतं। तो वैक्सीन म्हणजे गम्मतचे पैथोजेन, पर रोग प्रतिकार क्षमता को कहां समझता? उसने समझा कि सचमुच का दुश्मन आया, तो उसने बना लिए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल। तो दोनों में देखो एंटीजन आया था, नेचुरल में वो इन्फेक्शन के वक्त आया था, आर्टिफिशियल में वो वैक्सीन के साथ आया था। इस चैप्टर में हमको वैक्सीन के डिटेल भी सीखना है, उसकी स्टोरी भी मैं बताऊंगा, एडवर्ड जेनर वाली 1796 की स्टोरी। तो रिकॉल करो, एक्टिव इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ एंटीजन, हमें खुद बनानी पड़ती एंटीबॉडीज। तो वो जो एक्टिव है वो नेचुरल कब है? जब हुआ था इन्फेक्शन। आर्टिफिशियल कब है? जब लिया था वैक्सीन। अब पैसिव, अब आपको एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, आप रेडीमेड एंटीबॉडीज लेने वाले हैं, या तो किसी दूसरे व्यक्ति से या मोस्टली फ्रॉम द एनिमल्स। म्हणजे आपण ज्या अँटीबॉडी बाहेरून घेणार, एक तर त्या दुसऱ्या ह्युमनच्या असू शकतात किंवा त्या असू शकतात दुसऱ्या ॲनिमलच्या, म्हणजे प्रीफॉर्म्ड अँटीबॉडीज। तर हे जे पॅसिव्ह इम्युनिटी आहे ना, इट इज बिकॉज ऑफ रेडीमेड अँटीबॉडीज। मग पॅसिव्ह दोन प्रकारची आहे, नॅचरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। अब आप सोचो कि क्या होगा नेचुरल पैसिव, तो लॉजिक ये है कि वो जो एंटीबॉडीज थी वो नेचुरली आई। नेचुरली तो दो ही तरीकों से आ सकती, एक, अगर किसी महिला को बहुत छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा, तो हमने आपने सुना है कि बच्चे को जन्म देने के पश्चात पहले कुछ दिन उस माता के स्तनों में जो दूध बनता है वो पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है, जिसे कहते कोलोस्ट्रम। हाँ, नीट क्वेश्चन है। तो वो जो कोलोस्ट्रम है, पीले रंग का गाढ़ा दूध पहले कुछ दिनों का, वो तो वो बच्चे के लिए अमृत है। ना कि सिर्फ बच्चे की प्यास बुझती है, भूख मिटती है, पर वो मां अपने बच्चे को प्रोटेक्शन भी दे रही, रेडी मेड एंटीबॉडीज। तो वो जो कोलोस्ट्रम है, पीले रंग का गाढ़ा दूध, इट इज रिच इन एंटीबॉडीज, और उन एंटीबॉडीज का नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, मतलब IG। सो इम्यूनोग्लोब्युलिन म्हणजे अँटीबॉडी, कोणता अँटीबॉडी? ए। आपल्याला अँटीबॉडी डिटेलमध्ये शिकायचे आहे, इम्युनोग्लोब्युलिन ए, इम्युनोग्लोब्युलिन डी फॉर डॉक्टर, इम्युनोग्लोब्युलिन ई, इम्युनोग्लोब्युलिन जी, इम्युनोग्लोब्युलिन एम, ते मी डिटेलमध्ये शिकवणार आहे। अँड ऑल्सो अ गुड न्यूज, माझी हेल्थ अँड डिसीजची एक खूप फंटास्टिक नोट्स आहे, तुम्हाला दुसरं काहीच वाचायची गरज नाही। त्याचा PDF फॉर्मॅटसुद्धा मी वेबसाईटवर टाकणार आहे, विच इज ओपन टू ऑल। ती नोट्स तुम्ही डाउनलोड करून घ्या, इतकी सुंदर आणि इतकी डिटेलमध्ये ती नोट्स आहे। तो सी, पॅसिव्ह इम्युनिटी कशामुळे असतं? रेडीमेड अँटीबॉडी। मग त्या रेडीमेड अँटीबॉडी आईकडून तिच्या लहानशा बाळामध्ये
जर ब्रेस्ट मिल्क मधून आल्या ही प्रोसेस कशी आहे, ब्रेस्ट फिडिंगची नॅचरल आहे. तो दॅट इज नॅचरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी. आल्सो माता की कोख में जब बच्चा रहता है तो बच्चा और उसकी माता, इनका कनेक्शन है बिकॉज ऑफ द प्लासेंटा. तो प्लासेंटा इज अ मिडल मैन बिटवीन फिटस एंड द मदर. अब ये प्लासेंटा बच्चे के साथ जुड़ा रहता थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड. तो कुछ रेडीमेड एंटीबॉडी जन्म से पूर्व, कुछ रेडीमेड एंटीबॉडी जन्म से पूर्व उस बच्चे को प्राप्त होती है थ्रू द प्लासेंटल ब्लड, और वो एंटीबॉडीज रहती इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी. इसे मैटरनल एंटीबॉडीज भी कहा गया है. तो देखो, ब्रेस्ट फीडिंग से आए एंटीबॉडी या प्लासेंटल ब्लड से आए, द प्रोसेस इज नेचुरल, दैट इज अ नेचुरल पैसिव. अब ये आर्टिफिशियल पैसिव क्या है, सुनो. एंटीबॉडीज प्राप्त की है बट आर्टिफिशियली. जैसे अनफॉर्चुनेटली a person has a snake bite. When he is brought to the hospital, immediately antibodies are given to that person. म्हणजे साप चावल्यावर दुर्भाग्याने एखाद्या व्यक्तीला जेव्हा दवाखान्यात आणतात तर डॉक्टर त्याला रेडीमेड अँटीबॉडीज देतात, कारण अँटीबॉडी बनवायला वेळ लागतो, तोपर्यंत तो माणूस मरून जाईल. मग ह्या रेडीमेड अँटीबॉडी डॉक्टरांनी आणल्या कुठून, तर जसं हॉपकिन्स इन्स्टिट्यूट मुंबई, तिथे चांगले तगड़े हॉर्स असतील, हाइपर इम्युनाइज हॉर्सेस, उनको रोज बूंद बूंद कतरा कतरा वेनम दिया जाता है, स्नेक वेनम. तो बेचारे घोड़े जो है जिनके अंदर सांप का जहर आता है, उसके खिलाफ वो बनाते हैं एंटीबॉडीज, और फिर वो घोड़े का खून निकाला जाता, उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हटा दो, अब बचे प्लाज्मा. 90% वाटर हटा दो, अब बचे 7% प्रोटीन. उसमें से वो जो ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन है, याद करो मैंने ब्लड पढ़ाया था, तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन इज फॉर डिफेन्स, इट इज द अँटीबॉडी. तर त्या घोड्याच्या रक्तातले जे जे ग्लोब्युलिन्स असतात, दे आर द रेडीमेड अँटीबॉडीज. जसं डॉग बाइट, म्हणजे किसी को कुत्ते ने काट लिया है, तो वो जो रैबीज वायरस उस व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं, तो उसके खिलाफ इमीडिएट एंटीबॉडी तो वो व्यक्ति बना नहीं सकता. तो फिर ARV मिलता है मेडिकल शॉप में. वो जो ARV का इंजेक्शन रहता, उसमें भी रेडीमेड एंटीबॉडीज रहती दूसरे प्राणियों से. तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्युनिटी म्हणजे दैट एंटीबॉडीज गिवन फ्रॉम अदर एनिमल अगेन्स्ट डॉग बाईट, स्नेक बाईट ॲटसेट्रा. तो आपण पाहिलं की अक्वायर्ड इम्युनिटी जी आहे ती ॲक्टिव्ह आहे, म्हणजे अँटीजेन आला, आपण अँटीबॉडी बनवल्या. पॅसिव्ह आहे, अँटीजेन नाही आला, आपण बनवल्या, आपण बाहेरून प्राप्त केल्या एंटीबॉडीज. आता एक पॉज गया. देखो, अभी तक हमने देखा अक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन. अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ पे जोर देना है. जब इम्यूनिटी की टेस्ट होगी तो एक 25 एक बच्चे 200 में से इसके जो क्वेश्चन है वो करेक्टली आंसर करते हैं, और जो 250 है वो सिखाते वक्त ध्यान नहीं देते, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, और बाद में ये 4 टाइप्स जो मैंने बताए उसमें उनकी गड़बड़ी हो जाती. तो वो अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको हर एक का एग्जाम्पल देता. अब फर्ज करो कि आप अभी 12वीं में हो
और आपके पड़ोस में जो छात्र बैठा है उसको चिकन पॉक्स आहे, म्हणजे तुम्ही आता 12वीत आहे, तुमच्या बाजूनं जो विद्यार्थी बसला त्याला चिकन पॉक्स है, तो मैंने आपको पूछा कि क्या आपको डर नहीं है कि इनसे आपको चिकन पॉक्स हो जाए? तो आपने कहा नहीं। क्यों नहीं? नहीं सर, वो इसलिए कि मुझे 7वीं में चिकन पॉक्स हुआ था। इसका मतलब जब आप 7वीं में थे तो आपको हुआ था इन्फेक्शन, और जब 7वीं में आपको इन्फेक्शन हुआ था चिकन पॉक्स का तो आपके अंदर आया था एंटीजन, तो आपने प्रोड्यूस की है एबी माने एंटीबॉडीज, और आपके पास उसकी है मेमरी सेल। तो त्या विद्यार्थ्याचा तुम्हाला स्पर्शही झाला, तुमच्या आतमध्ये अँटीजेनही आले, तरी आता तुम्हाला भीती याच्यासाठी नाही की तुमच्याकडे मेमरी सेल आहे, वो आपको बचाएगी चिकन पॉक्स से। तो इन्फेक्शन की वजह से जो एक्वायर्ड इम्युनिटी प्राप्त होती है तो दैट इज नॅचरल ॲक्टिव्ह इम्युनिटी। म्हणजे एकदा का काजण्या निघल्या की पुन्हा निघणार नाही, एकदा गोवर झाला पुन्हा गोवर होणार नाही। तो एकदा इन्फेक्शन झालं की काही इन्फेक्शन असे असतात जे लाईफ लॉंग होत नसतात, जसं मम्स, गालफुगी, पॅरोटायटिस एकदाच होत असतो। तो इन्फेक्शन से जो प्राप्त होती वो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल देखो कि आप 12वीं में हैं, आपके पड़ोस में जो बैठा था उसको चिकन पॉक्स हुआ है। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको डर नहीं है इनका इन्फेक्शन होने का, तो आपने कहा नहीं सर, मुझे 7वीं कक्षा में चिकन पॉक्स हुआ था, अब मेरे पास एंटीबॉडी और मेमोरी सेल है। तो मैंने आपके पड़ोसी से पूछा क्या आपको डर नहीं है? उसने कहा नहीं, मुझे भी नहीं है, मेरे पास भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अच्छा, आपने भी एक्वायर की है, तो क्या आपको भी 7वीं में इन्फेक्शन हुआ था चिकन पॉक्स का? उसने कहा नहीं, मैंने चिकन पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन लिया था। तो जब उसने वैक्सीन लिया था और वैक्सीन से अक्वायर की इम्यूनिटी, तो वैक्सीनेशन इज आर्टिफिशियल प्रोसेस। तो जब उसने वैक्सीन लिया था तो डॉक्टरों ने उसको क्या दिया था? वैक्सीन इज एंटीजेनिक प्रिपरेशन विच कंटेन डेड पैथोजन, अटेन्युएटेड पैथोजन, एंटीजन ऑफ द पैथोजन या सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड्स। तो जसं पहा, लहानशा बाळाला BCGचं वैक्सीन देतात। मतलब जो बहुत छोटा बच्चा है, जीवन में पहली बार जब वैक्सीन देते ना वो BCG देते। तो बहुत छोटा बच्चा है और उसको अगर BCG का टीका लगवाया और उसकी माता ने डॉक्टर को अगर पूछा कि ये क्या है, तो वो बताएंगे कि ट्यूबरक्यूलोसिस के अगेंस्ट ये वैक्सीन है। मतलब कमजोर पैथोजन बच्चे में छोड़े जा रहे हैं ताकि बच्चा बना के रखे एंटीबॉडीज एंड मेमरी सेल। तर पहा, दोन्ही मध्ये आपल्यालाच बनवावं लागतात अँटीबॉडी, मग आपल्याला बनवावं लागतात म्हणून ॲक्टिव्ह। अँटीजेन दोन्ही मध्ये आला होता, एकदा नॅचरली आला होता इन्फेक्शन मध्ये, एकदा आर्टिफिशियली आला होता वॅक्सीन के जरिए। तो हे असतं नॅचरल आणि आर्टिफिशियल पण ॲक्टिव्ह। मग आता लक्षात ठेवा की इन्फेक्शन झाल्यावर जी डेव्हलप होते ती नॅचरल ॲक्टिव्ह, वॅक्सीन घेतल्यावर जी इम्युनिटी डेव्हलप होते ती आर्टिफिशियल ॲक्टिव्ह। आता पॅसिव्ह, आईकडून तिच्या बाळाकडे दुधावाटे रेडीमेड अँटीबॉडीज जातात। आईकडून तिच्या पोटातल्या बाळामध्ये प्लासेंटामधून रेडीमेड अँटीबॉडीज जातात। तो दुधावाटे कोणत्या जातात? इम्युनोग्लोब्युलिन ए। प्लासेंटल ब्लड मधून कोणत्या जातात? इम्युनोग्लोब्युलिन जी। तो बच्चे को जो रेडीमेड एंटीबॉडीज मिली थी वो उसके माता से मिली थी।
बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ा, तो ये प्रोसेस है पैसिव। अब आर्टिफिशियल पैसिव, तो मैंने कहा आपको कि वॉट एवर द एंटीबॉडीज आर टेकन अगेंस्ट स्नेक बाइट, डॉग बाइट और टिटेनस, तो जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हम लोग लेते हैं, तो दैट प्रोसेस इज अगेन पॅसिव्ह. सो आईकडून बाळामध्ये ही नॅचरल प्रोसेस आहे अँटीबॉडीज येणं, पण दुसऱ्या प्राण्यांमधून आपण जे घेतो ती प्रोसेस कशी आहे, आर्टिफिशियल आहे. पण या दोन्हीमध्ये तुम्ही अँटीबॉडीज बनवल्या का, नाही, तुम्ही घेतल्या रेडीमेड, म्हणून हे असतं पैसिव. अब ये एक तरीका है अक्वायर्ड इम्यूनिटी को सीखने का. दूसरा तरीका मैं दूसरे वीडियो में अब बताऊंगा. उसके पहले मैं आपको अक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज बताता. ध्यान दो, हमने जो इम्यूनिटी प्राप्त की है, जो माता पिता से नहीं आई, अक्वायर्ड हमारी खुद की, उसकी पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी माने तो सर लाईक लॉक अँड की. म्हणजे तुमच्या गाडीचं लॉकची वेगळी चाबी आहे, तुमच्या रूमच्या लॉकची वेगळी चाबी आहे, कंपाऊंडच्या गेटची वेगळी चाबी आहे, कपाटाची वेगळी चाबी आहे. सो फॉर स्पेसिफिक अँटीजेन वी प्रोड्यूस specific antibody. For specific antigen we produce specific antibody like a lock and key. This is called specificity. म्हणजे चार वेगळ्या कुलपाच्या चार वेगळ्या चाब्या. अब व्हाट इज डायवर्सिटी? देखो, हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता इतनी सुंदर है कि वैरायटी ऑफ पैथोजेन के खिलाफ वो एंटीबॉडी बना सकती है. उसके पास इतनी डाइवर्सिटी है. मतलब आज आप अकोला में हैं, यहां आपको कोई इंफेक्शन होता तो आप एंटीबॉडीज बनाते. कल को कल आप लद्दाख चले गए, वहां कोई इंफेक्शन हुआ तो वो पैथोजेन के खिलाफ भी आप बना सकते एंटीबॉडी. तो मैं उदाहरण दूं कि जैसे आपके चार लॉक के लिए आपके पास चार चाबियां थी, ये हुई स्पेसिफिसिटी. पर आपने दावा किया कि मेरे पास 10,000 चाबी है और मैं कोई भी लॉक खोल सकता. दैट इज डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी इज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजेन. स्पेसिफिसिटी इज स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन. Discrimination of self and non-self. Discrimination of self and non-self means अपने पराये की पहचान. मैं उदाहरण देता. आपके घर में कोई पेट डॉग है, तो ये जो पेट डॉग है वो आपके या आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर नहीं भौंकेगा, पर पराया आया तो उसके खिलाफ तो वो भौंकेगा. माने उसको अपने पराये की पहचान है. वैसे ही हमारी जो इम्यूनिटी है वो सेल्फ सेल, सेल्फ बायोमोलिक्यूल, इसके खिलाफ कुछ नहीं करती. बट फॉरेन सेल या फॉरेन बायोमोलिक्यूल उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्ड करती है. तो उसमें है एबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. इस इम्यूनिटी के आखिरी में आएगा ऑटो इम्यूनिटी नाम का एक कंसेप्ट. कभी कभार गॉड नोज हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही सेल और सेल्फ बायोमोलिक्यूल को खा जाती है. कभी कभार हमारा ही कुत्ता हम ही को काटता है. दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये ऑटो इम्यून डिसीजेस है. हमारी ही सेल हम ही को मारने पे उतारू हो जाती है. जैसे रक्षक ही भक्षक बन जाता है, तो तब ये एबिलिटी हमारी इम्यूनिटी खो देती है, अपने पराये की
पहचान, ड्यू टू अनएक्सप्लेन्ड रीजन। ये नीट क्वेश्चन था कि व्हेन द इम्यूनिटी किल द सेल्फ सेल एंड सेल्फ बायोमोलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। आखिरी में है मेमोरी। हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी को मेमोरी भी होती है, विच इज अ बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन। सोचो, जब पहली बार कोई एंटीजन आ जाता है, दुश्मन, तो हमें तकलीफ होती है, हमारी रोग प्रतिकार क्षमता उसके खिलाफ लड़ती है, पर उस एनकाउंटर को वो ध्यान में रखती है कि हमने प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसे दिया था। कुछ दिन बाद सेकेंड एनकाउंटर विद द सेम एंटीजन और पैथोजन प्रोड्यूसेस प्रोफाउंड इम्यूनो रिस्पॉन्स। म्हणजे वही दुश्मन अगर दोबारा आया ना, तो हमारे पास मेमोरी है कि हमने पहली बार कैसा फाइट किया था, तो दूसरी बार अगर वो आया तो अब इतना प्रोफाउंड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया जाता कि डिसीज अब नहीं होता है। इसीलिए बहुत बार कहते कि बच्चे को कुछ जो शुरुआती दौर में इन्फेक्शंस होते हैं वो होने दो, वो मेमोरी डेवलप कर रहा है। एंड रिमेंबर, ये जो प्रॉपर्टी है मेमोरी, इट इज द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन। बचपन में आपको जो भी टीके लगवाए थे, आपके अंदर एंटीजन कमजोर वाले आए थे, आपने बना के रखी है मेमोरी सेल्स, और वो मेमोरी सेल अब उस प्रकार के इन्फेक्शन को नहीं होने देते। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू के खिलाफ, H1N1 के खिलाफ एक नस्ल वैक्सीन था। जब हम वो नस्ल वैक्सीन लेते हैं तो हमारे अंदर H1N1 कमजोर वाले आ जाते और हम लोग बना के रखते एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल। अब कल को सच में आप गए किसी हॉस्पिटल में और वहां स्वाइन फ्लू का मरीज है, उसके आप संपर्क में आए, तो जब उसके वायरस आप में आएंगे तो आपको स्वाइन फ्लू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब वैक्सीन लिया था तो आपके पास वो एंटीबॉडीज बन गई थी, वो मेमोरी सेल्स आपके पास बन गई थी। अब वो जो इन्फेक्शन आपको होने जा रहा है उसको ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, अनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स आप देते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोफाउंड, और आपको डिसीज नहीं होता। तो ये जो मेमोरी है, दैट इज द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन। होप यू आर एंजॉइंग द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी अलॉन्ग विद द एंटायर फैमिली। और जहां भी ऐसा लगे कि मुझे क्वेश्चन पूछना है या कुछ सजेशन देना है, मेडिकल फैटर्निटी के जो लोग हैं वो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो उनको अगर ऐसा लगे कि यहाँ पे आपकी करेक्शन है, यहाँ आपको सुझाव देना है, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। देखो, जैसे मैंने कहा कि इम्यूनिटी जो अभी अभी हमने देखा, अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने आपने खुद प्राप्त की है, उसको क्लासिफाई करने का और एक तरीका है। इसके पहले आपने उसको क्लासिफाई किया एक्टिव या पॅसिव, मतलब अँटीजेन आल्यामुळे ॲक्टिव आणि रेडीमेड अँटीबॉडी घेतल्या तर पॅसिव. नाउ द सेकंड वे, अनदर वे of studying acquired immunity is, it is of two type: antibody mediated immunity, AMI, that is humoral immunity; cell mediated immunity, that is cellular immunity. म्हणजे जी acquired immunity आहे ती अँटीबॉडी मेडिएटेड असू शकते किंवा सेल मेडिएटेड असू शकते. अभी अभी हमने कहा था एक्वायर्ड इम्युनिटी इज बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट, आणि हेही सांगितलं की लिम्फोसाइट एक प्रकारच्या WBC आहे, म्हणजे ए ग्रॅन्युलोसाइट. रफली दे आर 30% ऑफ टोटल WBC. A human has about 1 trillion lymphocytes.
आता हे जे लिम्फोसाइट्स असतात जिनकी बदौलत अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उनके प्रोडक्शन को कहते हिमाटोपोइसिस, हीमोपोइसिस नहीं। हीमोपोइसिस माने फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ऑल द काइंड ऑफ ब्लड सेल। हिमाटोपोइसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स बनते कहां हैं? तो इन बोन मैरो, इन lymph nodes, in pair patches of intestine, in spleen also, और फिटस में लीवर में बनते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स रहते वो दो प्रकार के हैं। बी लिम्फोसाइट्स जिनकी वजह से एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी है। टी लिम्फोसाइट जिनकी वजह से सेल मेडिएटेड और सेलुलर इम्यूनिटी है। तो पहले हम बी लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। तो बी लिम्फोसाइट्स आर मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड इन द स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। मतलब हमारे बोन्स में जो बोन मैरो रहता वहां इनका प्रोडक्शन होता है बी लिम्फोसाइट्स का। और ये जो बी लिम्फोसाइट्स है विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो, ये दो प्रकार के रहते, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, दैट इज मेमोरी बी सेल्स। तो सर बी लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल। तो प्लाज्मा सेल क्या करती है? तो जैसे ही हमारे शरीर में आता है एंटीजन, तो हम लोग जो उसके खिलाफ बनाते एंटीबॉडी, तो वो एंटीबॉडी का एक्चुअल प्रोडक्शन प्लाज्मा सेल्स करती है एट द रेट ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो फर्ज करो कि अगर ये आ गया एंटीजन, तो उसके खिलाफ बन गई एंटीबॉडी जो प्लाज्मा सेल्स ने बनाई, और एट द रेट ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो सर प्लाज्मा सेल्स कब बनाती एंटीबॉडीज? जब उनको हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट करती है, तब जाके प्लाज्मा सेल्स बनाती है एंटीबॉडी। अब ये जो मेमोरी बी सेल्स है वो एंटीबॉडी नहीं बनाते, तो वो करते क्या है? वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, मतलब बोन मैरो एंड थाइमस, ये हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये हम लोग आखिरी लेक्चर में लेने वाले हैं। बट टॉन्सिल, लिम्फ नोड, पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन, स्प्लीन, अपेंडिक्स, ये सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। एक बार इस पे नीट क्वेश्चन था, अगेन रिकॉल, कि सिर्फ बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, पण टॉन्सिल, लिम्फ नोड, पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन, स्प्लीन, अपेंडिक्स, हे सगळे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आहे। तो ये जो मेमोरी बी सेल्स रहती, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जा बैठती, और ये तब काम करती व्हेन द सेम एंटीजन एंटर्स अगेन। म्हणजे जर तोच एंटीजन, तोच पॅथोजन दुसऱ्यांदी आला, तेव्हा ह्या ज्या मेमरी बी सेल्स आहे त्या इतकं फास्ट क्लोनिंग करतात, इतक्या जास्त प्लाज्मा सेलला अँटीबॉडी बनवायला सांगतात की मग सेकंड टाइम द डिसीज इज नॉट इस्टॅब्लिश्ड। तो सेकंड
इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑलवेज प्रोफाउंड। तो अभी हमने देखा कि बी लिम्फोसाइट्स जो रहते वो प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल दो प्रकार के रहते। प्लाज्मा सेल एक्चुअल में बनाती एंटीबॉडी और मेमोरी बी सेल ये जाके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जा बैठते एंड द सेकेंड एनकाउंटर अगर हुआ सेम पैथोजन का तब वो प्रोफाउंड इम्यूनो रिस्पॉन्स देते। अब सुनो कि ये जो बी लिम्फोसाइट आहे ज्यांच्यामुळं ह्युमोरल किंवा अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्युनिटी आहे, तुम्ही यातलं प्रत्येक शब्द लक्षात ठेवा, हे सगळे नीट क्वेश्चन्स असतात, कुठलंच पार्ट इग्नोर करू नका। तो बी लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स क्यों नाम पड़ा? आप में से कुछ सोचेंगे कि वो बोन मैरो में मैन्युफैक्चर हुए इसलिए, ऐसा नहीं। फर्स्ट टाइम दे वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द बर्सा ऑफ फैब्रिकस which is a lymphoid organ near the cloaca of birds। म्हणजे जे पक्षी असतात त्यांचं शी आणि सूचं जे छिद्र असतं ज्याला आपण क्लोएका म्हणतो, तिथं बर्सा ऑफ फॅब्रिकस नावाचा एक लिम्फॉइड ऑर्गन असतो, तिथं यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग होतं, तिथं यांचा शोध लागला म्हणून त्यांचं नाव बी सेल पडलं। देखो मैमल्स में बर्सा ऑफ फैब्रिकस नहीं होता, हम लोगों में बी लिम्फोसाइट्स का मैन्युफैक्चरिंग बोन मैरो में भी होता, लिम्फ नोड में भी होता, टॉन्सिल्स में भी होता, स्प्लीन में भी होता, पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन में भी होता। तो ये हुआ कि नाम क्यों पड़ा बी लिम्फोसाइट। अब हमें देखना है कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी किंवा ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमारा प्रोटेक्शन किन से करती है। जैसे हर पुलिस स्टेशन का अपना एक ज्यूरिडिक्शन फिक्स होता है, एक दायरा होता है, वैसे इनका दायरा है, इनका इलाका है कि यदि कोई पैथोजन सेल के अंदर नहीं आया, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन म्हणजे तो पॅथोजन शरीरात आला पण तो सेलच्या आतमध्ये नहीं आला, तो बाहेरच आहे, तो उनको खत्म करने का काम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी का है। दूसरा, द पैथोजन डिसॉल्व्ड इन बॉडी फ्लुइड, म्हणजे सेलमध्ये तर नाही आला पण तो बॉडी फ्लुइड्समध्ये आहे, ब्लडमध्ये असेल, लिम्फमध्ये असेल, तो उनका खात्मा भी करती है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्युनिटी। हा एकदा नीट क्वेश्चन होता कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्युनिटी इज बिकॉज ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। आता आपण पाहू सेल मेडिएटेड इम्युनिटी म्हणजे सेल्युलर इम्युनिटी, इट इज बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट। मग आता हे टी लिम्फोसाइट काय आहे? इमैच्योर लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में बने वो कारखाना है। इमैच्योर लिम्फोसाइट्स माइग्रेट वाया ब्लड और लिम्फ टू द थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड हमने केमिकल कंट्रोल में देखा कि इट इज नियर द हार्ट, लिटिल अबोव द हार्ट, बिटवीन द टू लंग्स। ये थाइमस नाम की ग्लैंड में वो इमैच्योर लिम्फोसाइट गए और वहां थाइमोजीन नाम का जो हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस में वो मैच्योर हो गए और डिफरेंशिएट हो गए। तो टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल म्हणजे वन हु मैच्योर डिफरेंशिएट इन द थाइमस ग्लैंड। तो दे आर ऑफ 4 टाइप। हेल्पर टी सेल, इनको कमांडर्स कहते। किलर टी सेल, ये वास्तव में फुट सोल्जर्स है। सप्रेसर टी सेल विच स्केल बैक द डिफेंस। एंड मेमोरी टी सेल, जैसे मेमोरी बी सेल्स है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जा बैठती है एंड सेकेंड एनकाउंटर के वक्त वो प्रोफाउंड इम्यूनो रिस्पॉन्स देती है। तो पहले सुनो, हेल्पर टी सेल्स विच आर कॉल्ड कमांडर्स, 75% of the T cells
फॉल इन दिस कैटेगरी हेल्पर टी सेल्स। अब वो करते क्या है? हेल्पर टी सेल एक तरफ एक लिम्फोकाइन नाम का एक पदार्थ बना के किलर टी सेल को डेप्यूट या रिक्रूट करती है। जैसे कमांडर अपने फौजियों को आदेश देता है कि गो एंड किल, वैसे हेल्पर टी सेल किलर टी सेलला आदेश देतात की गो अँड किल द पॅथोजन. म्हणजे ते कमांडर्स आहे, ते लिम्फोकाइन्स नावाचा एक सबस्टन्स सिक्रेट करतात आणि एक अलार्म क्रिएट करतात. ऑन द अदर हँड हेल्पर टी सेल आल्सो ॲक्टिवेट बी लिम्फोसाइट्स दॅट इज प्लाझ्मा सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज. म्हणजे पहा, सगळ्यात महत्त्वाचं काम कोणाचं आहे? हेल्पर टी सेलचं. एक तरफ उन्होंने किलर टी सेल को उकसाया टू फाइट द पैथोजन और दूसरी तरफ उन्होंने बी लिम्फोसाइट्स को उकसाया कि उनके खिलाफ बनाओ एंटीबॉडीज. तो सबसे मेन अहम है हेल्पर टी सेल. अनफॉर्चुनेटली यही हेल्पर टी सेल इज अ टारगेट ऑफ एड्स वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको आप HIV कहते. जब किसी व्यक्ति में ये एड्स वायरस आता है तो वो दो चीजों को टारगेट करता. एक मैक्रोफेज जो टिश्यू में रहती और दूसरा हेल्पर टी सेल. तो एड्स नाम का मेरा एक लेक्चर होगा, उसमें ये पूरा डिटेल में आएगा, पर अभी जिक्र हुआ हेल्पर टी सेल का तो मैं बता दूं कि दिस इज अ टारगेट ऑफ द एड्स वायरस. और जब हेल्पर टी सेल नष्ट होती है तो ना किलर्स एक्शन लेंगे, ना बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाएंगे. तो उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की हेल्पर टी सेल ही नष्ट हो गई, ना सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम काम करेगी, ना अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम काम करेगी, कारण अँटीबॉडीजही नाही बनणार. म्हणजे त्याची अक्वायर्ड जी इम्युनिटी आहे ती कोलॅप्स होते. आणि इसीलिए HIV से होने वाले डिसीज का नाम रखा है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एनीवेज, किलर टी सेल, इनका दूसरा नाम साइटोटॉक्सिक सेल भी है. ये करती क्या है? जो इन्फेक्टेड सेल है, माने जिसमें पैथोजन आ गया, एक परफोरिन नाम का प्रोटीन बनाती है. वो प्रोटीन इन्फेक्टेड सेल को छेद गिराता है और उसमें बॉडी फ्लूइड्स चले जाते और इन्फेक्टेड सेल नष्ट हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है. और मैक्रोफेग या मोनोसाइट वो कचरा साफ कर देते हैं. तो फिर सर किलर टी सेल्स जो है वो वास्तव में सोल्जर से इन्फेक्टेड सेल को खत्म कर रहे, तो इनको साइटोटॉक्सिक सेल क्यों कहा है? समटाइम दे किल द सेल्फ सेल, और इसीलिए उनको साइटोटॉक्सिक भी कहा गया है. सप्रेसर टी सेल्स, जब इंफेक्शन कंट्रोल में आता तो सप्रेसर सेल हमारी इम्यूनिटी को शांत करती है. दे स्केल बैक द डिफेंस, 2 कदम पीछे आने को कहती है. नहीं तो इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बाद भी अगर किलर्स काम करते रहे तो ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी. दे विल किल द सेल्फ सेल. और इसीलिए सप्रेसर टी सेल का होना जरूरी है. अब देखो, ये एड्स वायरस इतना अजीब है कि वो हेल्पर को नष्ट करता और सप्रेसर की संख्या को बढ़ाता है. अब मेमोरी टी सेल, एज टोल्ड अर्लियर, जैसे मेमोरी बी सेल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जा बैठती है और राह देखती
कि कब आता सेम पैथोजन वंस अगेन, तब हम लोग प्रोफाउंड इम्यूनो रिस्पॉन्स देंगे। वैसे ही मेमोरी टी सेल जो है वो भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जा बैठती है, सो दैट कि वो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स बड़ा स्ट्रांगली दे। और इसीलिए ज़्यादातर पहली बार जब हमको कोई इन्फेक्शन होता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बट सेकेंड टाइम जो पैथोजन आता है तो ये मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल, इनकी वजह से डिसीज इस्टेब्लिश नहीं होता। अब सुनो, जैसे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी का इलाका है कि हम सिर्फ उनको मारेंगे जो सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, और जो बॉडी फ्लूइड्स में है, तो फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ने कहा कि हमारा इलाका अलग है, हम उनको मानेंगे, हम उनको मारेंगे जो इंट्रासेलुलर पैथोजन है। सो इंट्रासेलुलर पैथोजन और HIV इन्फेक्टेड सेल, उनको खत्म करेंगे। और कैंसर सेल, हमारे शरीर में कुछ सेल अपना आपा खो देती है और कैंसर सेल बन जाती है, उनको खत्म करने का काम भी सेल मेडिएटेड इम्युनिटी या सेलुलर इम्युनिटी करती है। तो हे कोणाला मारतात? इंट्रासेल्युलर पैथोजन, HIV इन्फेक्टेड सेल, कॅन्सरस सेल आणि ग्राफ्ट रिजेक्शन। आपने सुना होगा, अनफॉर्चुनेटली जब किसी को रीनल फेल्यूर हो जाता है और उसे यह सुझाव दिया जाता कि गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, नाउ द सर्च बिगैन। जैसे इस व्यक्ति की किडनी फेल हो गई है और इनको कहा गया कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करो, तो नाउ द सर्च बिगैन। तो पहला ऑप्शन आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरा ऑप्शन रियल ब्रदर सिस्टर माने सिबलिंग, तीसरा ऑप्शन पेरेंट्स, चौथा ऑप्शन एनी रिलेटिव, पांचवा ऑप्शन अननोन इंडिविजुअल एंड आखिरी ऑप्शन कैडेवर, माने दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु होती है तो कुछ समय के अंदर उनकी किडनी भी ली जा सकती है। पर सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग को देखना होता है और फिर HLA मैचिंग देखना होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन, ऐसे 6 रहते हैं उनका मैचिंग। और अगर मैक्सिमम मैचिंग हुआ तो ही किसी की किडनी ली जा सकती है। एनी ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन जस्ट फ्रॉम एनीवन। ब्लड ग्रुप मैचिंग, HLA टेस्टिंग करना होता है, और ये टेस्टिंग के पश्चात भी सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर इसको किडनी ट्रांसप्लांट कर दी है तो भी लाइफ लॉन्ग उसे इम्यूनोसप्रेसिव टैबलेट्स लेनी पड़ती है। आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम के चैप्टर में आएगा कि साइक्लोस्पोरिन ए नाम की ऐसी टैबलेट है जो एक फंगस से बनती है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का फंगस है। तो सर फिर जिसको किडनी बाहर से दूसरे की लगाई गई है, वो किडनी लगाने के बाद इसको इम्यूनोसप्रेसिव टैबलेट क्यों लेनी पड़ती? क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी का एक फंक्शन है ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब ये ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो, इसीलिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को शांत करना होता है, तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेना जरूरी होता है। अब हमने देखा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दूसरे तरीकों से कैसे क्लासिफाई करते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों कहते? तो सर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्युनिटी अँटीबॉडीजमुळे असते आणि ह्या अँटीबॉडीज आपल्या ब्लड आणि लिम्फमध्ये फिरत असतात, म्हणजे त्या बॉडी फ्लुइडमध्ये असतात, आणि ह्यूमर म्हणजे बॉडी फ्लुइड, म्हणून याचं नाव ठेवलं ह्यूमोरल इम्युनिटी। तो अब हमें
ये जो हमारा चौथा लेक्चर है वो यहीं पे स्टॉप करना है और हम लोग 5वें लेक्चर में बात करेंगे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी के 5 क्लासेस, एंटीजेन कसा असतो, अँटीजेन अँटीबॉडी याची इंटरॅक्शन म्हणजे सेरोलॉजी, त्याचे प्रकार असतात, ॲग्लुटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, वो हमें देखना है। प्लस हमें वैक्सीनेशन पे बात करनी है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन और हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम के बारे में बात करनी है। और एक एडिशनल पार्ट जो आपका हो गया है, आपका वो पार्ट मैंने सर्कुलेशन नाम के टॉपिक में आपको पढ़ाया था, मेंडलिज्म नाम के पार्ट में वापस आएगा, वो पार्ट भी मैं एडिशनल अभी बता देता हूँ। ये लेक्चर्स मैंने अपने यूनिक क्लासेस के बच्चों तक सीमित नहीं रखे हैं, ये लेक्चर्स मैंने सभी के लिए रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी इसको देखें और ज्ञान प्राप्त करें, और कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि सर को कुछ सजेशन देना है, सो कॉर्डियली इट इज़ इन्वाइटेड। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।